हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए चाइनीज़ ड्रामा लव इज़ रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 12 लेके आए हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम सीधा पार्ट 12 को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि योन काफ़ी अच्छा ली मैन के साथ कंपटीशन कर रही होती है। वो लड़ाई में ली मैन के मुंह से भी खून निकाल देती है और योन बिना तलवार के लड़ रही होती है उसके पावर से, और उसके काफ़ी अच्छे एक्शंस होते हैं। उसी में ली मैन उसे गिव अप करने को बोलता है, लेकिन योन तो रहती है स्ट्रांग, वो गिव अप नहीं करती है। और लड़ाई में उसको वही लेटर याद आता है जो वी की मॉम ने उस तलवार में छोड़ा था। वो उसमें यही लिखा था कि वो तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पीछे से सारे फीमेल स्टूडेंट्स जो स्ट्रांग है उन्हें कंपटीशन में मौका लेने का हिस्सा मिलना चाहिए और वो लोग कंपटीशन को जीते। यही सब सोच के यॉन को और ज़्यादा उसका हौसला बढ़ जाता है और वो और अच्छे से लड़ती है। और वो लड़ाई में काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स करती है जो सब देखते ही रह जाते हैं। वो ली मैन को एट द लास्ट जाके हरा ही देती है और खुद जीत जाती है। लेकिन वहाँ पे ली मैन के फादर बैठे होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पे बोलने लगते हैं एग्जामिनर्स के सामने कि ये लेट है और ये फीमेल स्टूडेंट है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये रूल्स के अगेंस्ट है। ये सुन के वी को भी गुस्सा आता है और यॉन को भी गुस्सा आता है और बोलते हैं कि यॉन को तो ले जाके लॉकर में बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी गुस्से से जा रहा होता है, उसके पीछे ली मैन आता है, उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे रोकता है, उससे बात करता है। वी युआन के पास जा रहा होता है उसे बचाने के लिए, तभी ली मैन उसे रोक लेता है और बोल देता है अगर तुम जाओगे इस हालात में तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। तभी वी बोलता है क्या तुमने कभी सोचा है मेरे और युआन के बारे में, अगर हमें पनिशमेंट भी मिले तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ली मैन बोलता है कि मैं युआन को हार्म नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे डैड की वजह से। तभी वी बोलते हैं कि हाँ ऑफकोर्स तुम्हारे डैड की वजह से, तुम्हारे डैड जो बोलते वही तुम करते हो हमेशा, जो वो हर चीज़ बोलेंगे। तुमने शादी भी अपने डैड की वजह से की, लड़ाई भी अपने डैड की वजह से। क्या तुम खुद अपने मर्जी से कभी कुछ किए हो? तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? तुम्हारी कोई डिग्निटी है? तुमने अपने लिए कभी सोचा है कि तुम खुद क्या करते हो और क्या करना है तुम्हें? यही सब सोच के ली मैन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बारिश होने लगती है और वो वी की बातों का उसे बहुत हर्ट होता है और वो सच में सोचता है कि वी एकदम सही कह रहा था, और जो भी वी ने कहा होता है वो सब उसके दिल में बात चुभ जाती है और वो फिर रोने भी लगता है। और वो काफ़ी देर तक बारिश में खड़ा होकर भीगता रहता है और वो वही सब सोचता रहता है जो वी ने कहा था, क्योंकि वी ने इनडायरेक्टली सच ही कहा था। तभी वहाँ पे मिंजी आ जाती है अम्ब्रेला लेके। तभी ली मैन अपने इमोशंस को छुपाता है उससे। उसके बाद ली मैन को ठंड लग जाती है, तभी मिंजी उसके लिए बॉनफायर करती है। तभी वो लोग बैठ के काफ़ी सारी बातें करते हैं। ली मैन उसे बोलता है कि मैं तो एक लूज़र हूँ, मेरे तो कुछ है भी नहीं, फिर भी तुमने मुझसे शादी की और मैं तो जो जैसे मेरे डैड ने कहा वैसे मैंने हमेशा किया है। वो अपनी दिल की बातें मिंजी से करता है। तभी बातों ही बातों में वो उसे किस करने जा रहा होता है मिंजी को, लेकिन तभी पीछे से ली मैन के बाल जल जाते हैं और मिंजी ये चीज़ बताती है। उसके बाद वो लोग दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यॉन को तो लॉकअप में बंद कर दिया गया था। तभी वो वी के बारे में ही सोच रही होती है। तभी अचानक से एक गार्ड आता है और उसे बोल देता है कि तुम बाहर निकल जाओ। उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसके सामने वी खड़ा हुआ दिखता है, यानी कि वी उसे छुड़वाता है। उसके बाद वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं। अचानक से युआन वी का हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है। जब वो पूछती है तो वी बहाना बना देता है। उसके बाद वो लोग अपने फैंगुइन पवेलियन जा रहे होते हैं। जैसे वो लोग दरवाज़ा खोल रहे होते हैं तभी वी का पैर अटक जाता है और युआन के ऊपर वी गिर जाता है और वो बेहोश ही टाइप का हो जाता है। तभी युआन उसे उठने को बोलती है, वो नहीं उठता है। तभी युआन देखती है चेक करके कि उसको तो फीवर है, उसका तबीयत ख़राब रहता है। तभी वहाँ पे वी की सिस्टर आ जाती है। उसके बाद वी के पास युआन और उसकी सिस्टर दोनों रहती है। तभी युआन परेशान हो जाती है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था? तभी वो युआन को सब कुछ बताती है। लास्ट नाइट वी अपने डैड के पास जाता है और उसकी सिस्टर गेट के बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है। वो
युआन के बारे में डायरेक्टली अपने डैड से बात करता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना चाहिए, ना ही उसको लॉकअप में बंद करना चाहिए। वो युआन से छुड़वाने का ही बात कर रहा था, लेकिन उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे, उसको बहुत डांटे थे और उसको पनिशमेंट भी दिए थे। उसको बोले थे कि पूरी रात नीज पे ही बैठे रहोगे तुम, वहाँ से हिलोगे भी नहीं। युआन के लिए उसने ऐसा किया। वो ये सब कुछ युआन को बताती, तभी युआन एकदम हैरान रह जाती है कि वी ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए। उसके बाद उसकी वी की सिस्टर युआन को मेडिसिन देती है और बोलती है कि तुम उसे खिला देना। तभी वो पूछती है कि ये सब मेरे से नहीं होगा। तभी वो उसके कान में एक आइडिया देती है और वो फिर युआन सुन के बोलती है कि ये तो मैंने किया हुआ है। तभी वो पूछती है शौक के मारे उसकी सिस्टर, तो वो बोलती है किसके साथ। तभी युआन बोलती है कि वी के साथ। तभी वो एम्बैरेस फील शर्मा जाती है और वो युआन को वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। उसके बाद युआन वी को मेडिसिन देती है और उसे जगाती है। तभी वी बहुत नखरे कर रहा होता है क्योंकि वो उसे मेडिसिन पसंद नहीं होती है, वो नहीं लेता है। उसके बाद युआन उसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए लास्ट नाइट इतना सब कुछ किया, लेकिन वी भी तो खुद बहुत नखरेबाज है, वो उसे पहले तो मना कर रहा था। फिर एट द लास्ट युआन जैसे तैसे जानबूझ के सुनने के लिए उसके मुँह से निकलवाई लेती है कि ये सब उसने युआन के लिए ही किया। उसके बाद वो उसे किस करती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ने एकदम ठीक बोला था कि तुम्हारे साथ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद वो उसको मेडिसिन देने जा ही रही होती है, तभी वी अचानक से उठ के उसको वापस से किस कर लेता है। और उसके बाद युआन की जो बीमारी थी पैल्पिटेशंस की, वही उसको प्रॉब्लम करने लगती है और उसके हाथ से मेडिसिन की कटोरी भी छूट जाती है, नीचे गिर जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। वो सीधा अपने भाई जोहू के पास जाती है और सब कुछ बताती है। उधर वी सोया हुआ रहता है और वो युआन के बारे में ही सोचता है। तभी वो युआन को आवाज़ देता है, लेकिन युआन नहीं आती है। उसका भाई जोहू उसके पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जोहू युआन के पैल्पिटेशंस, उसकी बीमारी के बारे में वी को सब कुछ बताता है और वो उसे एक चिट्ठी भी लिख के देता है जिसमें सारा उसका पैल्पिटेशंस का टेम्पररी मेथड रहता है। तभी वी को पता चलता है युआन के पैल्पिटेशंस के बारे में और वो उसे बोलता है कि वो तुम उसके भाई हो ना, तुमने अभी तक उसका इलाज क्यों नहीं करवाया। तभी वो सब उसे बताता है कि जो भी मेडिसिन है वर्ल्ड में, वो सब टेम्पररी मेथड्स है, उसका एक ही क्योर है और वो है चून माइंड प्रैक्टिस। तभी वी समझ जाता है कि उसी किताब में उसका क्योर लिखा हुआ है। उसके बाद वी खुद ही बोलता है कि एक और तरीका है, क्योंकि चून माइंड प्रैक्टिस तो स्टोलन हो गई है, तो एक और तरीका है उसका ये ठीक करने के लिए, जो कि उसको हेड ऑफ़ द एकेडमी बनना पड़ेगा और उसके पहले वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है। यही बात वी और जोहू दोनों कर रहे होते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि युआन बेचारी बैठी होती है और वो वही सोच रही होती है कि जब भी वो वी के क्लोज जाती है तो उसको सीरियस पैल्पिटेशंस क्यों होती है, क्या वो उसके लिए फील करती है। तभी वहाँ पे वो वी के लिए मेडिसिन बना रही होती है, तभी थोड़ा सा उसका हाथ जल जाता है। तभी वी जल्दी से आता है और उसकी केयर करने लग जाता है। तभी वो मेडिसिन ले रहा होता है, तभी वो बातों ही बातों में युआन से एक चीज़ पूछता है कि क्या वो किसी को लिए फ़ील करती है, किसी को लाइक करती है, लेकिन युआन साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि मेरे पैल्पिटेशंस की वजह से मैं ऐसा कुछ भी किसी के लिए फ़ील नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए फ़ील करती हूँ। वी उसे इस चीज़ का प्रॉमिस भी लेता है, लेकिन तब भी युआन कुछ नहीं बताती है और वो कहती है कि मैं सिर्फ मेरे डैड और मेरे भाई को ही फ़ील करती हूँ, उन्हीं के बारे में सोचती हूँ और किसी के लिए नहीं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन लिन यान के पास होती है, वो लोग दोनों बहुत सारी बातें करती है। तभी वो बातों ही बातों में युआन से पूछ लेती है क्या वो वी को लाइक करती है, लेकिन युआन तो अपने पैल्पिटेशंस का बहाना बना देती है कि मैं किसी को लाइक नहीं कर सकती हूँ और वो साफ उसे इनकार कर देती है। तभी लिन यान को तो लगता ही है, लेकिन लिन यान बोलती है कि ऑलरेडी गॉड नोज़, और युआन भी समझ के भी जानबूझ के नहीं समझना चाहती थी। उसके बाद लिन यान युआन को मिड स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में बताती है जो आया होता है। ये उन लोगों का सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है जो आने वाला होता है कुछ ही दिनों में। ये मिड स्प्रिंग फेस्टिवल मेनली सिंगल लोगों के लिए होता है और वो युआन को भी इसमें जाने को कहती है, लेकिन युआन बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो शादी भी नहीं करनी है। उसके बाद वो फेस्टिवल के बारे में लिन यान युआन को सब कुछ बताती है कि इसमें क्या क्या होता है और बोलती है कि वहाँ पे पीचेस ब्लूम्स फ्लावर्स भी होते हैं। इसका मतलब कि जब कोई भी दो लोग ट्री के पास से, पीचेस ब्लूम के पास से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पे लाइट जलती है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि वो दोनों कपल्स प्यार में है या नहीं है। इस फेस्टिवल के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं। तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो।
उसके बाद अगले सीन में मिड स्प्रिंग फेस्टिवल आ ही जाता है और लीन यन और युआन दोनों साथ में ही बोट पे सवार होकर जाती है उस फेस्टिवल में और वहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा होता है। सब लोग वहाँ पे होते हैं इकट्ठे और युआन भी इस फेस्टिवल को लीन यन के साथ स्टार्टिंग में काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। तभी उन लोग को मिंजी और लीमैन भी दिखाई देते हैं। मिंजी के पास एक लाइट होती है। उस लाइट का मतलब ये होता है कि अगर दो कपल्स साथ में होते हैं और वो लाइट जग जाती है, दैट मीन्स वो दोनों कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वही चीज़ मिंजी को इरिटेटिंग लगता है। उसे तो सिर्फ ऑस्टोमस केक खाने की लगी हुई थी और वो युआन को पकड़ा के वो भी लीमैन के साथ चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि लीन यन भी गायब हो जाती है। युआन भी लीन यन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। उसके बाद हम लैन लैन को भी देखते हैं। लैन लैन वी के साथ आया हुआ होता है और वो वी से कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन वी तो वापस से युआन को ढूंढने चला जाता है और उसके पास वहाँ पे लीन यन आ जाती है। और लैन लैन ये देख के फिर से हैरान हो जाता है कि लीन लैन यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसे करके सारे कपल्स एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद जो युआन के पास जो लाइट रहती है वो अचानक से जल जाती है और वो सोचती है कि ये लाइट कैसे जल गई। उसके पास तो वी भी नहीं था, लेकिन वी उसके पास ही रहता है ऊपर ब्रिज में और वी उसे नोटिस करता हुआ रहता है। वो भी सोचता है कि इसके पास जो लैटरल लाइट है वो जल गई है, लेकिन वो उसे अपने आप को दिखाता नहीं है। युआन देखने लगती है कि कहीं आसपास तो नहीं है, लेकिन वी जानबूझ के छुप जाता है। युआन उसे नहीं देख पाती है। उसके बाद जो युआन के पास लाइट रहती है वो उसे फेंक के चली जाती है। उसके बाद जब वी उठता है वहाँ पे युआन नहीं होती है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर वो युआन को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद हम लीन यन और लैन लैन को देखते हैं। लीन यन अपनी दिल की बात करने की कोशिश करती है, उसको अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करती है। यहाँ पे देखते हैं कि वो भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाती और लैन लैन तो एकदम ही पागल होता है। वो तो उसे दूर भागने की कोशिश करता है, वो तो एकदम ही नहीं समझता। तभी लीन यन उससे बातें कर रही होती है कि वो फेस्टिवल के बारे में बताती है कि जब भी वो कुछ अच्छा फीलिंग करती है, कुछ अच्छा सोचती है, उसको लैन लैन की याद आती है। तभी बातों ही बातों में लैन लैन अपने आप को मारने लग जाता है, थोड़ा सा नौटंकी करने लग जाता है। तभी उसके चिक्स भी एकदम रेड हो जाते हैं और तभी लीन यन उसके पास उसके क्लोज जाती है और उसे आंख बंद करने को कहती है। उसको जहाँ पे भी लगा हुआ होता है वो उसको देखना चाहती थी। तभी वो शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। उसके बाद लीन यन उसे देखती है। उसके बाद जब वो उसके जैसे ही क्लोज जाती है, बगल में जो लैटरल लाइट होती है वो जल जाती है और इसी के बारे में लीन यन लैन लैन को बताती है, लेकिन लैन लैन तो ध्यान ही नहीं देता है, वो तो बहाना करने लगता है। उसके बाद लीन यन उससे कुछ बात ही करने जा रही थी, लेकिन तभी वो बहाना दे देता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है। तभी उसे लीन यन रोक के बोलती है कि लेफ़्ट नहीं राइट जाना है। वो एकदम पागल सा हो जाता है। उसके बाद वो भाग जाता है। वो एकदम भी समझना ही नहीं चाहता था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मिंजी और लीमैन को। मिंजी को तो खाने में ही लगा हुआ था, वो तो बहुत फूडी टाइप की इंसान थी, उसको जहाँ तहाँ सिर्फ खाना ही सूझता था और ये चीज़ देख के लीमैन काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता था। तभी वहाँ पे बगल में एक छोटा सा कंपटीशन होता है और वो अनाउंस कर रहा होता है कि जो कंपटीशन में जीतेगा वो उसको प्राइज़ भी मिलेगा और वहाँ पे ऑस्टोमस केक भी था और मिंजी को ऑस्टोमस केक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए वो जाने का बात करती है। लेकिन ली मैन पहले तो जाता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उसको मिंजी मना लेती है और वो लोग उस कॉम्पिटिशन में जाते हैं। तभी मिंजी अपने आप को बोलती है कि मैं मैरिड हूँ, क्योंकि वो कपल्स के लिए होता था और वो लोग कपल ही थे। लेकिन ली मैन तो उन लोगों को अपने आप को मिंजी के साथ कपल समझता ही नहीं था, वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता था। उसके बाद जो ये कंपटीशन होस्ट कर रहा था वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपने कपल के बारे में हर एक चीज़ के बारे में पता है कि तुम्हारे कपल को क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, ये सब चीज़ पता है, तो ही तुम ये गेम खेल पाओगी और तुम्हें टॉप प्राइज़ मिलेगा। लेकिन मिंजी को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था ली मैन के बारे में। तभी ली मैन उसे देखता है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंजी तो मानती नहीं है, वो वहीं पे रहती है, उसे रोक लेती है। उसके बाद वो अदर ऑप्शन पूछते कि कोई और ऑप्शन है। तभी वो बोलता है कि तुम लोगों को अपना प्यार एक्सप्रेस करना पड़ेगा सबके सामने। तभी वो ये एक्सप्रेस करने के लिए उसे किस कर लेती है अचानक से ली मैन को, और वहाँ पे सभी लोग देखते रहते हैं उन लोगों को। उसके बाद ली मैन को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्ला देता है, उसको बोल देता है क्या कि मैं तुम्हारे लिए ऑस्टोमस केक समझ कर रखा है, तुमने मुझे, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है, तुम सिर्फ ये गेम के लिए तुम मुझे किस कैसे कर सकती हो, तुमने पूरे पब्लिक के सामने मुझे शर्मिंदगी फील करवा दी। उसके बाद वो उससे झाड़ के वहाँ से चला जाता है। मिंजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो बेचारी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीन यैन एक पोस्टर बना रही होती है। वो एक लेडी का बैक पोर्शन बनाई हुई होती है और फिर वो सोचती है अपनी मॉम को लेके कि उसे
अपनी मॉम को पीछे से पहचान जाएगी। तभी वहाँ पे वैसे ही सेम पोस्टर की एक लेडी जा रही होती है उसके बगल से। वो उसको देख लेती है और वो उसे अपनी मॉम समझती है और वो अपनी मॉम के पीछे-पीछे जाने लगती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।